अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आम तौर पे जब मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं तो अपनी तरफ से एक हमारी टीम की जानिब से जो लिखा हुआ इब्तिदाइया होता है वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। लेकिन आज जो चीज़ मैं पढ़ने जा रहा हूं वो हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन और सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा साहब का कॉलम है, जिसके चंद लाइनें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और उन्होंने ये कॉलम जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो अदम मौजूदगी थी कल के इजलास में, उस सिलसिले में उसी की कड़ी जो है वो लगती है। मैं वो चंद लाइनें आपके सामने पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा कि चंद बरस कबल जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त फैटिफ का मसला संगीन हो गया था। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के करीब था। इस पर पाकिस्तान को कहा गया कि अगर ब्लैक लिस्ट से बचना है तो फिर आपको कवानीन में तब्दीली करना होगी। इस कानून साजी के लिए इमरान खान के पास अक्सरियत ना थी। अपोजिशन जमातों से मदद लेने का फैसला किया गया। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने ब्रीफिंग देनी थी। जब अपोजिशन अरकान, जिनमें शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ और दीगर शामिल थे, पहुंचे तो पता चला वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म का पूछा गया तो इल्म हुआ उन्होंने चोर डाकुओं के साथ बैठकर ब्रीफिंग देने या सुनने से इनकार कर दिया है। सब हैरान हुए कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म इस अहम इशू पर भी अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं तो फिर वो मुल्क कैसे चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने का फैसला कराने में इस ब्रीफिंग का भी कुछ रोल था, जिसमें खान ने शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसने मुक़्तदार को यह एहसास दिलाया कि यह बंदा क्या मुल्क चलाएगा। खान वज़ीर आज़म था तब भी अहम कौमी मामला पर ब्रीफिंग का बायकॉट किया था। आज खान जेल में है तो भी उसका बायकॉट किया है। हमारा खान वाकई एक दिलचस्प किरदार है। रऊफ़ क्लासरा साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो ये तफसीलात शेयर की हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। आज हमारे पैनल के अंदर वो मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, हुमायूं साहब, मैं आपके पास तो आऊँगा, लेकिन जो लिखारी हैं इस कॉलम के, मैं क्लासरा साहब के पास जाना चाहूँगा। क्लासरा साहब, ये बड़ी खूबसूरत आपने मंजर कशी की खान साहब के हवाले से, तो यानी फिर कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, खान साहब में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, हुकूमत में भी वैसे ही थे, आज जेल में भी वैसे ही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने मुझे इनवाइट किया सर अपने शो में। इट्स ए वेरी प्रेस्टिजियस और बड़ा शो है आपका सर। अपने दीगर दोस्तों को भी मेरी तरफ से सलाम। डॉक्टर हुमायूं साहब हो गए, उसका अकील साहब हो गए। सर, इसमें दो चार चीजें थोड़ी सी अंग्रेजी का सहारा ले लेते हैं। बाज़ दफा कोई सख्त बात हो तो कह देनी चाहिए। हालांकि अगर मुझसे पूछे तो हम जो भी बातें कर, मेरा ख्याल है जिस पे हमारे पीटीआई के बहुत सारे दोस्त इससे एग्री नहीं करते, जब हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं या कोई सख्त या बात, तो हमारे दिल में शायद इन्हीं की बेहतरी मतलब है कि होती है कि बहुत ये तकलीफ से गुजरते हैं, मुश्किलों से गुजरते हैं। हम अपने इन पे जो भी तनकीद कर रहे होते हैं, कोई इधर उधर की बातें, तो ये मैं अपनी जाती राय बता रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर कहीं पे मैं समझता हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरी तमाम गुफ्तगू वो ठीक भी हो या इनको अच्छी भी लगती हो या लगनी चाहिए, जरूरी नहीं है, मेरी एक राय होती है। मेरे जहन में ये भला होता है थोड़ा सा कि ये मुश्किल में है तो ये फलां फलां चीजें ऐसे हो सकती हूँ, तो शायद कोई रास्ते निकले इनके लिए। हम चाहते हैं एक थर्ड फोर्स है, खान साहब एक पावर थे, एक बड़ा नाम है, पॉपुलर हैं, लोग उनको मानते हैं, जवान लोग मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई रास्ते जो है ना वो नहीं निकल रहे। और पॉलिटिक्स में कहा जाता है अच्छा पॉलिटिशियन वही होता है जो दो काम कर सकता हो, वो लोगों को इस्तेमाल कर सकता हो जब उसको वक्त पड़े, और दूसरा ये है कि मुश्किल में कोई रास्ता को निकाल सकता हो, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हैं। दैट्स द रीजन इज ए पॉलिटिशियन। आप और मैं नहीं है, क्योंकि हम ये दोनों काम नहीं कर सकते, तो हम नहीं है, और ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। अब खान साहब की जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, जो आपने बात की है कि कुछ नहीं बदला, जो बात आप कह रही हैं 4 साल पहले की बात है, 4-5 साल होने वाले हैं। एक अंग्रेजी की ना बड़ी खूबसूरत कहावत है, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ ताकि दूसरे को इससे नाराज ना हो जाए। वो कहते हैं कि कुछ लोग जो उम्र के साथ, उम्र बढ़ने के साथ या बूढ़ा होने के साथ वो इंटेलिजेंट होते हैं, जहीन होते हैं, और कुछ लोग बस बूढ़े हो जाते हैं। सही। मतलब इससे ज्यादा मैं अब आगे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता कि खान साहब इतनी, अब माशाल्लाह ही इज 70+। आपको बाद अपने फैसले समझने चाहिए, इवेल्युएशन करना। बंदा सीखता है, गलतियां हम भी करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन सवाल ये कि क्या आप वो गलतियां रिपीट करते हैं या नई गलतियां करते हैं। मुझे खान साहब से थोड़ा सा गिला है, इनकी पार्टी के कुछ दोस्तों से। आप नई गलतियां नहीं कर रहे, नई गलतियों की गुंजाइश हमेशा होती है और रहनी चाहिए। आप पुरानी गलतियां रिपीट कर रहे हैं। मसलन मुझे याद है हामिद खान साहब हमारे शो में थे एक दफा, बड़ा नाम है उनके। खान साहब से 3.5-4 साल बाद मुलाकात हुई थी। पावर में थे तो कभी नहीं मिले थे उनसे, लेकिन जब पावर से निकले तो उन्होंने हामिद खान साहब को बुलाया, क्योंकि वकीलों की जरूरत थी, सपोर्ट भी चाहिए थी, फिर केसेस थे सारे, तो हामिद खान साहब को बुला लिया। और हामिद खान साहब ने मेरे शो में कहा हुआ, क्लिप है हमारे पास,
उन्होंने जनाब खान साहब ने मुझसे तस्लीम किया कि मेरे 2-3 एडवाइजर थे, बड़े करीबी थे, वजीर थे, उन्होंने मुझसे गलत फैसले करवाए। अच्छा। वो गलत फैसले क्या थे सर? कि खान साहब से उन्होंने जो रूलिंग उन्होंने दिलवा दी थी यहाँ पे कौमी असम्बली में अदम एतमाद पे, उन्होंने ये वोटिंग नहीं होने दी। उनके ये एडवाइजर का मशवरा था और खान साहब ने कहा उनके बकौल हामिद खान साहब के कि ये सही मशवरा नहीं था। उन्होंने ये हुकूमत तोड़वा दी सर, उन्होंने पार्लियामेंट तोड़वा दी। चलो वो वहां पे हो गया। फिर बाद में आपको याद हुआ कि उन्होंने इस्तीफे दिलवा दिए थे पार्लियामेंट से जब बहाल हो गई थी कौमी असम्बली। ठीक। इसके बाद बात जहां तक नहीं रुकी, उन्होंने जाके कौमी असम्बली जो है, उन्होंने उन्होंने सूबाई असम्बली है वो भी उन्होंने वो करवा ली थी बरतरफ। तो उनका ख्याल था खान साहब का ये मुझसे गलत फैसले हुए थे, नहीं होने चाहिए थे। अब सवाल ये है, आपने 3-4 साल पहले भी ये काम किया था, ये वाला कि आपने इन कमेटीज में नहीं आना, नहीं बैठना। आपको उस वक्त भी लगा था कि गलत फैसला था, नहीं होना चाहिए था। 4 सही। साल बाद भी आप वही फैसला कर रहे हैं, हम कमेटी में नहीं जाएंगे। सो सैडली मेरा ख्याल है, एक वो कहते हैं ना, एक ट्रेजिक फ्लॉ, आप भी लिटरेचर का स्टूडेंट है, मैं भी कोई इंग्लिश लिटरेचर में कोई पढ़ा हुआ है। एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है ये हर हीरो का, राइज एंड फॉल कह लें, मतलब है ये ग्रीक ट्रेजिडी जो है वहां से मैं कंसेप्ट निकला कि एवरी हीरो है जो ट्रेजिक फ्लॉ, उसकी कमजोरी होती है। खान साहब की जो मेरा ख्याल है मादरत के साथ, इनका ट्रेजिक फ्लॉ, वो अपनी गलतियों से सीखना नहीं है, वो नई गलतियां नहीं करते, वो पुरानी गलतियां दोहराते रहते हैं, मैं उसका जरा नतीजा सामने है। मैं हुमायूं साहब से इसके ऊपर लेता हूं सर। ये इस ट्रैजिक फ्लॉ की वजह से सेनेटर साहब सिर्फ आपके लीडर का नुकसान नहीं हो रहा, आपकी सियासी जमात का भी नुकसान हो रहा है। आप अपने आप को अहम इशू से डिलिबरेटली दूर करते जा रहे हैं। द गवर्नमेंट अभी तो चलें, ये हुकूमत आप लोगों को इनवाइट भी कर रही है, फिर उन्होंने जेहन में एक ये स्टोरेज बिठा लेनी है कि यार हम बुलाने का फायदा नहीं, इन्होंने आना तो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अभी कल मेरे ख्याल में रऊफ साहब के साथ मैं बैठा हुआ था, बात इसी टॉपिक पे हुई थी, यही सवाल मुझसे पूछा था, यही कंपैरिजन ड्रॉ किया था कि उस वक्त जब फैटफ का टाइम था तो आप क्यों नहीं आए थे। मैंने रऊफ साहब को मुद्दबाना गुजारिश की थी, मैंने कहा रऊफ साहब आप जो चीज बता रहे हैं, जिस चीज की आप पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, वो पैरेलल बनती नहीं है। क्यों? वहां पे फैटफ, अच्छा फैटफ में हम ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में जा रहे थे, किन की वजह से जा रहे थे? उन लोगों की वजह से जा रहे थे जिनके बेनामी अकाउंट थे, उनमें उन लोगों के इतने फराख दिल थे कि अपने नौकरों को, अपने वो छाबड़ी वाले, पापड़ी वाला और पता नहीं किन किन के नाम पे अरबों डॉलर उन्होंने डाल दिए थे, अरबों रुपए डाल दिए थे, इतने ये लोग थे। इस वजह से हम लोग फैटफ में ग्रे लिस्ट में गए थे और ब्लैक में जा रहे थे। इमरान खान, मुझे इनके कॉलम से मैंने पढ़ा नहीं है, मेरी नजरों से नहीं गुजरा, मैं एक्चुअली आज बिजी था काफी, लेकिन मुझे एक चीज नजर आई है, इमरान खान उस वक्त भी चोरों के साथ नहीं बैठना चाहता था, इमरान खान आज भी चोरों के साथ नहीं बैठना चाहता। सो एटलीस्ट इमरान खान इज परसिस्टेंट अबाउट हिज व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। ये तो सही है, गलत है, सर अगर फिर एक काम कर लें, आप हमें इमरान खान साहब की चोरों की लिस्ट एक दफा शेयर कर लें, हमें पता लग जाए कि कौन कौन उनकी लिस्ट में चोर है और कौन कौन उनकी लिस्ट में चोर नहीं है, ताकि फिर आइंदा चोर वाले जो हैं वो इनवाइट ही ना करें, फिर फैसला हो जाए। मंसूर साहब इस तरह दो चीजें हैं। एक होता है कि आप लोग मुल्क के वसी तर मफाद के लिए किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं, और यही मैं कर रहा था, जो मैंने इनको कल रेफरेंस दिया था, मैंने कहा आपको पैरेलल ड्रॉ करना चाहिए। 2014 में जो एपीएस का वाकया हुआ था, उसमें इमरान खान तो इन सब के साथ बैठ गए थे। जी हाँ, इमरान खान साहब उधर बैठ के इन सब लोगों ने डिसाइड करके एक्शन प्लान वगैरह सारा कुछ डिसाइड कर लिया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और बल्कि उन्होंने वो धरना जो उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड था उसको भी खत्म कर लिया था, इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो क्या ये पैरेलल ड्रॉ करना कि भाई ये चीज है, वो बिल्कुल कर सकते हैं अगर कोई वजह हो, हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मुझे जो चीज समझ नहीं आती कि इमरान खान जेल में था, हमने दो इनको ऑप्शन, मेरी नजर में जो बेहतर ऑप्शन था वो ये था, बनिस्बत इसके कि ये इस तरह की कमेटी बुला के उसमें बुलाते, ये दो काम कर सकते थे, या तो पूरे जो जॉइंट सेशन को बुला के पूरी डिस्कशन कर लेते, और या फिर ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल पार्टीज को बुलाते, उनके लीडरशिप को बुलाते, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं लेकिन दे आर नॉट इन द पार्लियामेंट, उनके भी लीडरशिप आ जाती, रिप्रेजेंट हो जाती, वहां पे ये सारे डिस्कशंस हो जाती और उसका कुछ ना कुछ हल निकल आता। ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक बात बताएं, इनका अपना लीडर, और मेरे ख्याल में आप इंटरव्यू कर रहे थे राणा साहब से या कौन कर रहा था, कि जिसमें आपने उनसे सवाल पूछा कि उसको छोड़ते, आप ये बताएं मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए?
उन्होंने क्यों नहीं अटेंड किया? वो तो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी हैं, वो क्यों नहीं आए? वो इनकी पार्टी के हेड भी हैं, वो क्यों नहीं आए? मुझे दूसरी सवाल ये आता है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो नहीं आए। मतलब आर यू रियली टेलिंग मी कि इन लोगों ने उसको, अच्छा अब आपने अचकजई साहब की भी एक बात सुनी होगी, अगर आप रिट्रोस्पेक्टिवली थोड़ा सा उसको करके देख लें तो हो जाता है। आपने, मेरे ख्याल है आपने वो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में क्या नाम है वो जो एक अबसार आलम साहब, उनका आपने वो सुना है, वो क्लिप सुना है सर? कौन से वाला? वो जिसमें वो कह रहे हैं कि जो बताया गया था कि यार इस दिन ये हो सकता है, इस दिन ये हो सकता है, और ये सारी वो जो उन्होंने एक क्लिप अपना वो किया हुआ है कि भाई क्वेश्चन पूछेंगे कि जब ये सारी चीजें जो जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही थी कि किस दिन अटैक हो सकता है, दो दिन थे 4 और 11 मार्च को, और किस जगह पे हो सकता है और किस ट्रेन पे हो सकता है और क्यों हो सकता है, और उसके बावजूद ये वो आप जरा वो सुनकर देख लें, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये सारी चीजें तो ऑलरेडी जब जब पता चल गई थी उसके बाद ये हुकूमत क्या कर रही थी। इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं। मैं लेट मी आस्क सर, मुल्क का बेड़ा खराब कर सर दिया। लेट मी आस्क बैरिस्टर अकील साहब सर हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, गिले शिकवे हैं सर तहरीके इंसाफ को कि आपने उनके मुताबिक जो है वो गेम को स्ट्रेच नहीं किया, बेहतर तरीका होता फॉर्मेशन चेंज कर लेते। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये तो सवाल पे कल से शाम से चल रहा है कि मियाँ साहब क्यों नहीं थे, मोहसिन नकवी साहब क्यों नहीं थे। प्लीज़ अगर आप इसका जवाब दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखें, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था और हमायूं साहब ने जो बात की, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये एक प्रिंसिपल पोजीशन लेंगे और ये कहेंगे कि मुल्क की खातिर कम वक्त में हमें अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक साइड पे रख के इस जो तमाम तर मामला था मुल्क की सालमियत के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, मुल्क की बका के हवाले से, मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से, इस पर हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए था। अगर इन्विटेशन आए या ना आए, बरकैफ इन्विटेशन तो थी, लेकिन जो 2014 का नक्शा इन्होंने खींचा है, शायद ये भूल रहे हैं कि एपीसी के टाइम पे तो बिल्कुल एपीएस के वाक़े के बाद एपीसी हुई और फिर उसके बाद बिल्कुल ये बैठे, लेकिन उसकी वो बड़ी शॉर्ट लिफ्ट थी और उसके फौरी बाद ही फिर इमरान खान साहब ने बैक ऑफ कर दिया था उस तमाम चीज़ से। धरना बिल्कुल उन्होंने अपना कॉल ऑफ किया था, लेकिन क्या उसके खदोखाल थे, क्या वजह बनी, इज़ येट टू बी सीन, क्योंकि खाली एपीएस या एपीसी होने की वजह से उन्होंने धरना कॉल ऑफ नहीं किया था। राइट आफ्टर दैट इमरान खान साहब, और न्यूज़ पेपर्स में वाइडली रिपोर्टेड है, ये रऊफ क्लासर साहब भी आपको बता देंगे कि उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये तमाम तर मामला तो इंटरनली डिस्प्लेस लोगों की तरफ जा रहा है, तो मैं नहीं इसकी सपोर्ट करता, उन्होंने बैक ऑफ कर दिया। यहाँ पे आपने सवाल किया मोहसिन नकवी साहब का और नवाज शरीफ साहब का। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब का तो मैं आपको सीवी बता देता हूँ कि मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, 2 ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब और रद्दल फसाद उनकी लीडरशिप के अंदर हुए हैं। जिस ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन के बाद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इंश्योर किया और इस नासूर से हम पूरी कौम की, पूरे मुल्क की जान छुड़वाई। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वही शख्स हैं जो 1998 में इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया और उसमें कलीदी किरदार अदा किया। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर आज नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और बहुत ज़्यादा इनपुट है इस तमाम तर नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम में भी। यहाँ पे क्यों नहीं उन्होंने अटेंड किया, ये बिल्कुल आपका सवाल बजा है। मेरी जो ज़ाती राय है वो तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गिवन हिज एक्लेट्स उनको अटेंड करना चाहिए था। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसके साथ साथ मैं ये भी आपको ज़रूर कहूँ कि उनकी रिप्रेजेंटेशन जो थी, उनकी जमात की रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो रही थी। उनके भाई जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो पीएम हैं, उनकी बेटी जो है वो सीएम हैं, वो एक सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, बिल्कुल उनके थ्रू उनकी रिप्रेजेंटेशन के वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उनकी गाइडेंस लेने के बाद ही जाहिर बात है कि उनको ऑन बोर्ड लिया गया, उनसे कंसल्ट किया गया और उनसे मशावरत की गई। और ये पार्लियामेंटेरियंस की जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि एक्चुअली तो एग्जिस्ट नहीं करती इन रियलिटी, तो ये स्पेशल फॉर्मेशन थी इस पार्लियामेंट्री कमेटी की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी और ये तमाम तर मामला थे। मोहसिन नकवी साहब की जहाँ तक आपने बात की, वो मुल्क से बाहर थे, किसी ज़ाती वजह की बुनियाद पर वो बाहर थे।
कल भी बल्कि एक प्रोग्राम में मैं और रऊफ क्लासा साहब इकट्ठे थे, तो मैं इससे ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन कल इतलात थी कि वो मुल्क में वापस आ रहे हैं और इन एनी केस जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं तलाल चौधरी साहब इंटीरियर पे, वो वहाँ पे मौजूद थे। ये क्लासा साहब, ये आपने जो गुफ्तगू में ज़रा ख़ास तौर पे मियाँ साहब के हवाले से, ये अजीब सा नहीं लगना शुरू हो गया? मतलब अब साल से ऊपर हो चुका है इस पूरे सेटअप को आए हुए, लेकिन मियाँ साहब की जो अब तक की हमने मतलब अगर एक पब्लिक जो पोजीशंस देखी हैं, मैंने रिसेंटली अगर मेरी लास्ट मेमोरी में कोई चीज़ अगर आ रही है, एक तो अभी रिसेंटली को 3-4 दिन पहले मेरे ख्याल में इन्होंने कोई विरसा के हवाले से कोई कमेटी बनाई है, उसका हेड उनको नवाज शरीफ साहब को शायद बनाया गया है, और दूसरा एक तंदूर के ऊपर मुझे वो नज़र आए थे एक दफ़ा मरीम नवाज साहिबा के साथ, जो आखिरी मुझे याद आ रहा है। इसके अलावा नहीं मुझे याद आ रहा कि मियाँ साहब की कोई हमने कोई बड़ी प्रेजेंस जो है हमने देखी हो। ये कुछ अजीब सेटअप नहीं लग रहा क्लास्टर साहब कि मियाँ साहब इतने इंपॉर्टेंट इशू से बिल्कुल डिटैच हुए हुए हैं? ये बिल्कुल, मैं इस पे आता हूँ, बड़ा अहम सवाल है, लेकिन मेरे भाई दोस्त, बड़ा मेरा जाती ताल्लुक भी है डॉक्टर हुमायूं साहब से, बड़ा पुराना है। उन्होंने दो बड़ी दिलचस्प बातें की, मैं थोड़ा सा उस पर कमेंट करना चाहूंगा अगर अब इजाजत है। जी। एक उन्होंने कहा जनाब कि वो इन चोर डाकुओं के साथ खान साहब पर ना बैठने का बड़ा पुराना उनका स्टांस है। बिल्कुल आई एग्री विद हिम। आपने भी उनसे लिस्ट मांग ली। मेरा इस पे ये है कि खान साहब ये चोर डाकुओं के साथ वाकई नहीं बैठना चाहते, लेकिन अपनी मर्जी के वो चोर डाकुओं के साथ बैठ जाते हैं। वो चौधरी परवेज इलाही के साथ बैठ जाएंगे, जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। तो उनका लिस्ट जो आपने मांगी है ना, वो उन डाकुओं के साथ बैठेंगे खान साहब जो दे देना सर, जो उनको पसंद है। और जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इस कौम के लुटेरे अपनी मर्जी के हैं। इस कौम को लूटने से, लुटेरों से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लुटेरा हमारी मर्जी का होना चाहिए। अगर हमारी मर्जी का नहीं है तो फिर हम उसको नहीं मानते, फिर वो प्रॉप्ट भी है, वो लुटेरा भी है, डाकू है। सो ये कौम जो है ना अपनी पसंद के लुटेरों में बटी हुई है 3-4 हिस्सों में, और हर कोई अपने अपने हिस्से के सरदार जो है ना वो डाकुओं के, चोरों के, उनका डिफेंड करती रहती है। सो वहां पे तो मसला हल हो गया। खान साहब को चोर डाकुओं के साथ प्रॉब्लम नहीं है, अपनी पसंद के लोगों के साथ वो बैठ सकते हो। तो नंबर 1। दूसरा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो कि ठीक भी है। वो ये कह रहे थे कि जो ये FTF के या ये फैटिफ का जो लॉज थे वो मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड थे। लेकिन मेरे भाई डॉक्टर साहब ये नहीं देख रहे कि इन्हीं ही लोगों की वजह से, जो बकौल उनके कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, बिल्कुल की होगी, वो इसको रोकने के लिए लॉज आ रहे थे, कोई प्रमोट करने के लिए नहीं आ रहे थे। कि इन्होंने अगर अपोजिशन के लोग जो है, जिन 4-5 के नाम हमने लिए कि ये क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ये 2 नंबर पापड़ वगैरह कर रहे हैं, लिहाजा इनको प्रमोट करने के लिए ला नहीं आ रहा था, इनको स्टॉप करने के लिए, बल्कि दूसरे लफ्जों में इनका बिजनेस जो है, इनकी रोजी रोटी पे लात मारने के लिए कानून आ रहे थे। ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए तो FTF ने कहा था कि अगर आप लोगों ने ये कवानीन ना बनाए तो फिर हम उनको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इसलिए खान साहब को तो ज्यादा एक्टिवली होना चाहिए था कि इनकी रोजी रोटी मारी जा रही तमाम लोगों की। और अगली बात, क्या खान साहब को अंदाजा है, या मेरे दोस्त, मेरे भाई डॉक्टर हुमायूं साहब को, कि उनके एक्ट्स ऑफ फॉर्मेशन कमीशन जो पिछली हुकूमतों के थे, शरीफ हूं, जरदारी हूं, सारे, उनकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। अब अगर ये लाज ना बनते और ये ब्रीफिंग वगैरह में वो नहीं जाते और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता, तो इनको कंसिक्वेंसेस का अंदाजा है। इसलिए तो वो मतलब हार गया था ना। उनको तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने साइड पे कर दिया था कि भाई साहब आप जाएं, हम खान साहब को लाएंगे। खान साहब आ गए तो खान साहब चाहते थे कि मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाए, और ये वजीर आजम है और चला जाता। उसके कंसिक्वेंसेस का तो इमरान खान साहब को किसी ने ब्रीफ किया था कि अगर ये कुछ हो गया इस मुल्क के साथ क्या कुछ हो सकता है। क्लास्टर साहब, इसका मैं क्लास्टर साहब, ये जो आपने जो एंगल दिया इंटरेस्टिंग एंगल है, लेकिन इसकी अगर मैं दूसरा एक जाविया देखूं तो अगर आप मुझे अगर वो टाइम याद आ रहा है फैटिफ का, और उस वक्त खान साहब की और वो जो एक सेम पेज केमिस्ट्री चल रही थी, क्या ये भी तो हो सकता है कि खान साहब कहें कि भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं है मिलने की, ये जब इनको लाना होगा वो लोग खुद ही ले आएंगे, बंदे भी पूरे कर देंगे, वोटिंग भी हो जाएगी, शायद ये कॉन्फिडेंस। आपकी बात ठीक है, मैं मान लेता हूं, और वही कुछ हुआ। हाँ। सवाल और है, क्या मुल्क के वजीर आजम को इतना ही डिफरेंट होना चाहिए इतने बड़े इशू से? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्या पार्लियामेंट के अंदर बैठी पार्टी से एक छत के नीचे तो बैठे हुए हैं ना। ये इधर इमरान खान साहब बैठे हैं, उधर शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं ना पार्लियामेंट में, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, पर्क्स, प्रिविलेज, गार्डन सब कुछ ले रहे हैं। क्या एक प्राइम मिनिस्टर को इतने बड़े इशू से दूर रहना चाहिए क्या? और अगर आपके दौर में ये ब्लैक लिस्ट हो जाता तो खान साहब को अंदाजा है कि उनकी हुकूमत में मुल्क के साथ क्या कुछ होना था। खैर दैट्स एक और चीज है। नाउ कमिंग टू योर सवाल नवाज शरीफ साहब का। सर, नवाज शरीफ साहब के बारे में कल ही हमारे दोस्त अकील साहब बैठे, बात हो रही थी। मियां साहब ने कभी भी जिंदगी में उन्होंने पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लिया। ये पहली दफा नहीं हो रहा। अच्छा, अभी आप कह रहे थे ना कि वो कब नजर आते थे, उन्होंने वो जाके पंजाब की कैबिनेट को वो बैठ के प्रिजाइड करते रहे, आपने देखा होगा कई दफा। जी हाँ, जी। वो पंजाब की कैबिनेट में बैठ जाते हैं, वहां पे बैठ के MNA MP से मिल रहे हैं। वो डॉक्टर जाकिर नायक आए हुए थे कल परसों, उनसे मिल रहे हैं, उनके लिए टाइम है उनके पास। इंडियन जर्नलिस्ट से मिले हैं सर, बड़े बरखा दत्त से मिले हैं वो, चले वो उनसे मिलते रहे, और बड़ी लंबी लिस्ट है।
आप वहां बैठ के सबसे मिलते हैं, डॉक्टर जाकिर नायक से मिल रहे हैं, बरखा साहबा से मिल रहे हैं, आप वहां पंजाब कैबिनेट के वजीरों की लिस्टें बना रहे हैं, नाम फाइनलाइज कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, डेवलपमेंट फंड, पैसा ट्रांसफर, पोस्टिंग, अफसरान, सब कुछ चल रहा है। लेकिन मियां साहब जो है ना इतना तकल्लुफ नहीं करेंगे कि जनाब को इस्लामाबाद तशरीफ लाएं, इतना बड़ा अहम इशू है, क्यों वो जी चलो भाई साहब देख लेंगे। ये इनके बारे में पहले भी कहते थे, इज्जत के मैं उस एहतराम के साथ वो इनके बारे में कहते थे कि मियां साहब बाज दफा मुगल शहजादों वाला एटीट्यूड है उनका, मतलब मुगल बादशाह की तरह जी किया ना किया। ये पार्लियामेंट में सर ये मियां साहब का रिकॉर्ड है, जितना ये पार्लियामेंट से मियां नवाज शरीफ साहब दूर रहे शायद कोई प्राइम मिनिस्टर हो सर। ये 400 दिन पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, 400 दिन ये गैर मुल्की दौरों पे रहे, 122 दौरे किए, 8 महीने पार्लियामेंट में नहीं गए, 6 महीने कैबिनेट इजलास नहीं बुलाया, 1 साल सेनेट में नहीं गए। उसके बाद मियां साहब से तवक्को करनी, हाँ जिस दिन हलफ लेना हो वजीर आजम का, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना हो, मियां साहब सर सुबह से तैयार होकर जरूर तशरीफ लाएंगे। यही मुझे दूसरे वजीर से भी उसमें रही है कि भाई मुल्क का इतना बड़ा मसला, आप क्या इस पार्लियामेंट में सिर्फ वजीर आजम बनने के लिए आप आएंगे? ठीक, मैं सर जो भी इश्यूज होंगे, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर और उन्होंने अकील साहब ने बिल्कुल सही बात की है, इस वक्त सबसे सीनियर पॉलिटिशियन अगर कोई है, तजर्बा हो, वट एवर जो भी कहें, उम्र हो, एज हो, पॉलिटिक्स हो, तो मियां नवाज शरीफ साहब है। आपके आने से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को स्ट्रेंथन होती है। और दूसरी, आप अपने मुखालफिन को, इमरान खान साहब को ये मौका ना देते, वो कहें जनाब ठीक है हम नहीं है तो मियां साहब कौन से आ गए, अगर हमने सीरियस नहीं लिया तो नवाज शरीफ साहब ने सीरियस नहीं लिया, ये मौका आपको नहीं देना चाहिए था, ये आना चाहिए था। हुमायूं साहब ये मैं जरा, क्योंकि दोनों के हवाले से बड़ी अच्छी क्रिटिक दी है क्लास्टर साहब ने, लेकिन पहले मैं जरा हुमायूं साहब को मौका दूंगा। हुमायूं साहब ये तो फैक्ट है ना कि मतलब खान साहब के हवाले से अब ये इमेज बनता जा रहा है, और मेरे ख्याल में मुक्तदरा भी यही सोचती होगी कि भाई इन्होंने नहीं बदलना, इनकी सोच ही ऐसी है कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, उनके साथ नहीं बैठूंगा। और आपको पता है कि मुल्क इस तरह नहीं चलता, आपको बैठना पड़ता है जब आपको जरूरत होती है। तो उसी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कह के भी आप उन्हें अपना वजीर आला बना लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो फैटफ का टाइम था, जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये लोग अपने केसेस को किसी लिहाज से, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस वक्त इस तरह की बात हो रही थी कि ये उससे लिंक कर रहे थे कि भाई हमें उसमें हमें क्या देंगे, किस लिहाज से करेंगे। इमरान खान की आपको फितरत पता है, वो ब्लैकमेल नहीं होता। अगर आप उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करोगे वो वहां पे अड़ जाएगा। अगर आप वैसे ही उससे बात करोगे, उसके साथ कोई और चीज करोगे तो शायद वो मान जाए, कुछ चीज मान जाए, कोई रीजनिंग मान जाए। लेकिन जब आप उसे कहोगे लेकिन बट आर्ट यू आस्किंग फॉर द सेम थिंग एज वेल, मतलब आप लोग भी तो यही कह रहे हैं ना। अभी जब आप लोग मुज़ाकरात कर रहे थे, जो हुकूमत के साथ बैठे हुए थे, उसमें इमरान खान साहब की रिहाई ही मांग रहे थे आप लोग। नहीं, हम बिल्कुल रिहाई नहीं मांग रहे थे। देखिए अभी अकील साहब ने एक बात की, अकील साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं आए क्योंकि वो उनके साथ सारे लोग बातचीत कर रहे, उनसे लोग मशवरा लेके ये सारी चीजें करा के कर रहे हैं। ठीक है, हमारे 2 पॉइंट्स थे। हमने सुबह एक हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें चीजें जो डिसाइड हुई थी उसमें यूनानिमस नहीं था, कुछ बाज लोगों के कुछ मुख्तलिफ राय भी थी, लेकिन डिसाइड ये हुआ था कि हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट को हम, क्योंकि उसका कोई टाइम लिमिट था, मुझे जो याद पड़ता है टाइम लिमिट था, आई वाज नॉट देयर, लेकिन मुझे जो इल्म हुआ है वो ये था कि उसमें टाइम लिमिट था। वो हम स्पीकर साहब को जमा कराएंगे। उसके साथ जो हमारे चीफ विप साहब थे, आमिर डोगर साहब, उन्हें कहा कि जी ये कर ले। हमारी इसके साथ ये होगी कि अभी ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ये आप अपने पास रखें, इसको अभी पब्लिक नहीं करना, और हम आपको बताएंगे कि क्या है। उसके बाद फिर एक और हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने कहा कि जी ठीक है हम आके मिलेंगे, लेकिन हमें उससे पहले जो बात थी वो ये थी कि आप इमरान खान को लेकर आए, उसको पेरोल पे लेकर आए, वो ही इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको लेकर आए। लेकिन अगर नहीं लेकर आते तो दूसरी सूरत ये थी, आप हमें उनसे मिलने थे ताकि हम उनसे कोई राय ले सके कि ये चीजें हैं, तो आप हमें इसमें कोई बता दें, कोई गाइड कर दें कि अगर कोई इस किस्म का सवाल हो जाए, 10 चीजें हो सकती हैं, वो हम करके चले जाते हैं। उसमें मुझे पता है प्रॉब्लम क्या था, मैं बताता हूं पिछले दिन में तो सर, मैं बताता हूं हमारे साथ एक मिनट से प्रॉब्लम है। इवन आपकी अगर ये भी बात अगर इसके साथ भी चला जाए तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी बात तब वैलिड होती अगर आप लोग जब कल मिले जाके इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब कहते हाँ मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है, इनको जाके कहो दोबारा इजलास बुलाएं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। खबर तो ये आई कि खान साहब ने अंदर से कह दिया बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। इसका मतलब है कि खान साहब इज बेसिकली अ बॉयकॉट पर्सन, ही डज नॉट वांट टू सिट विद द पीपल। नहीं, देखिए खान साहब ने कहा था मेरे बगैर पूछे नहीं जाना सही किया है।
मेरे से बगैर मिले जाना सही किया है। अच्छा। उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने ये हरगिज नहीं कहा कि बहुत अच्छा किया। अब आपने मिल लिया ना, बेसिक वजह थी हमारे साहब, अब मिल लिया, अब पीटीआई के लोगों ने मिल लिया, हो गई खान साहब से मुलाकात, अब डिस्कस हो गया होगा। नहीं पीटीआई, सॉरी एक सुने, आप पूरी जिन लोगों को हम भेजना चाहते हैं 3 बंदों को, अच्छा। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। देखिए मंसूर साहब, मुझे चीज समझ नहीं आती, क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं कहूं कि यार असद कैसर और उमर अयूब और फलाने को और इनको, इन 4 बंदों को जाके मिलने दे दो। अच्छा, क्या मसला है इस चीज के लिए कि आप कहें कि नहीं, मतलब इतनी क्या उनके साथ नफरत है इनकी, क्या उनके सर इसका डर काउंटर है? आ जाता है ना, इसका काउंटर ये आ जाता है, आपका जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है उसका ताल्लुक केपी से, बैरिस्टर गौहर, ठीक है, और केपी भी ऐसे इलाके से जो खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। क्या आप लोगों को अपने पार्टी के चेयरमैन पे भी एतबार नहीं है, बैरिस्टर गौहर पे भी एतबार नहीं है कि बैरिस्टर गौहर वो बात नहीं कर सकता जो असद कैसर करेगा? तो अगर वो इतने ही नाअहल हैं, अगर वो चेयरमैन इतने नाअहल हैं, तो उनको हटा दें वहां से, असद कैसर साहब को बना दें चेयरमैन। मंसूर साहब, अभी 3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले हम ये सुन रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने लीडर से पूछ के सारी चीजें कर रहे होते हैं, उनसे मशवरे के करते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, ये लंदन जाके उनसे पूछ के आते थे, हाँ, तो फिर इनको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया है? अच्छा, फिर उसके बाद उस चीफ मिनिस्टर को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया? जी मैं बैठ के कैबिनेट में, मैं इसीलिए तो सर मैं कह रहा हूं ना, अब तो हो गई है ना मुलाकात, आपके बहन भी जाके मिलाई, बैरिस्टर गौहर भी मिला है, सलमान अकरम राजा की भी हो गई मुलाकात। इस चीज से सॉरी, बहन का ताल्लुक नहीं है। आपने उस कमेटी वालों को भेजना है, वो लेट देम टॉक, हुआ क्यों उनको नहीं मिलने दे रहे? अच्छा जी, बताएं जी अकील साहब, भूल गए थे ये सर वो जो 14 बंदे हैं, हुमायूं साहब वो जो 14 बंदे उनकी मुलाकात करवानी है। 2-3 चीजें सर मैं एक मिनट पूछ लूं, मैं सर 14 बंदों की मुलाकात करवानी है हुमायूं साहब? मैं अपनी आंखों देखा हाल जो है वो क्लियर कर देता हूं। मैं अपनी आंखों देखा हाल जो है वो क्लियर कर देता हूं कि इनकी पार्लिमानी लीडर जो हैं वो स्पीकर के कमरे में आई और वहां पे लिस्ट डिसाइड हो रही थी कि किस इनकी साइड से किसने आना है। उसके बाद हमारी इतलात ये थी कि इनकी लिस्ट में लड़ाई हुई और इनके लोगों ने कहा नहीं मैंने जाना है, मेरा नाम डालें, मेरा नाम डालें। इनकी तमाम पार्टी के लोग एग्रीड थे। फिर ऐसी क्या वजह बनी कि फिर 11th आवर पे, और ये आपने देखा इवन कि इनकी पार्टी के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा बिल्कुल हम जाएंगे, तमाम लोगों ने कहा, पार्टी के चेयरमैन ने कह दिया कि हम जाएंगे। उसके बाद जो एक मुल्क के खिलाफ जो कदम था वो बिल्कुल उठाया गया और नेशनल सिक्योरिटी। और यहाँ पे डॉक्टर साहब, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहूँगा कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी थी, ये कोई XYZ कमेटी नहीं थी कि किसी को भी आके ब्रीफिंग जो है वो दे दी जाए। सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस के लिए थी। जहाँ पे आपने बात की नवाज शरीफ की, वो अपनी पार्टी के सदर हैं, उनके पास ओहदा है और उसके अलावा वो उनके साथ मशावरत बनती है। अब आप ये कह रहे हैं कि एक कन्विक्टेड आदमी के साथ जो है, बेशक उसकी पार्टी है लेकिन उसकी पार्टी के चेयरमैन तो मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर, उसकी पार्टी मौजूद है, उसी पार्टी का पार्लियामानी लीडर मौजूद है, उसी पार्टी के जो है वो चीफ विप मौजूद हैं, तमाम तर लोग मौजूद हैं। तो कंसल्टेशन किस चीज की? इससे पहले कौन से इमरान खान साहब किसी ऐसे मौके पे बैठे हैं? ये बताएं ना कि कितनी दफा अपने दौरे हुकूमत में अगर कथा कलामी की माजरत सर, मेरा किसी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग के टाइम पे, ये मुझे कथा कलामी की माजरत, क्या हम लोग चारों यहाँ पे जो प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, हम चारों इस बात को जानते हैं, वी नो इट वेरी वेल, कि बेशक आप पार्टी के सरबराहों को तब्दील कर दें, पार्टी का चेयरमैन किसी को बना दें, नून लीग का सदर जिस मर्जी को बना दें, नून लीग नवाज शरीफ चलाएगा, PTI इमरान खान चलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम सबको वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस, पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता है। तो फिर इंस्टेड के ये लोग बनाए, मना तो नहीं किया, उससे मना नहीं किया, लेकिन ये कह देना देखिए उसमें कोई डिसाइसिव फैसला नहीं हो रहा था। एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी और ऑन बोर्ड लेना था तमाम तर इश्यूज के ऊपर कि ये आपके मुल्क में हो रहा है। ये एक सर्ज आई है कंपैरेटिवली, अगर आप देखें कि पिछले साल में कितने दहशतगर्दी के हमले हुए और इस साल कितने दहशतगर्दी के हमले हुए, तो वो उसके नंबर जो हैं वो डबल में चले गए। नो क्वेश्चन अबाउट दैट, नो कोई किसी ऑपरेशन का फैसला नहीं किया गया। सर माय पॉइंट इज कि अगर आप एक जलसा रुकवाने के लिए 7:30 बजे जो है वो भिजवा सकते हैं आजम सवाती साहब को अडियाला जेल, दरवाजा खुलवा सकते हैं, तो फिर इस ब्रीफिंग के लिए भी इनकी ये मान लेते भाई कर लें जाके मुलाकात जो आपने करनी है, उसके बाद आ जाइएगा यहाँ पे, ताकि ये बहाना भी ना रहता। देखिए 2 बजे तो हो गई ना, अब दरखास्त कर देना इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इनकी पार्टी के चेयरमैन, इनकी जो पार्लियामानी लीडर हैं वो दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, उनको कहें जी कि क्योंकि हमें मौका नहीं मिला,
बुलाया जाए, नेशनल सिक्योरिटी की जो है वो पार्लिमानी नहीं तो आप इनकी मुलाकात तो करवाएं ना सर, उसमें तो कोई ऐसी वो कह रहे हैं हमारी मुलाकात तो करवाएं। होगी है ना जी बैरिस्टर गौहर की दोपहर 2 बजे उसी दिन सेम डे बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। सर वो कहते हैं बैरिस्टर गौहर नहीं चाहिए, बैरिस्टर गौहर नहीं, हमें असद कैसर चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि इसकी मुलाकात करवा दें, इसकी ना करें, फिर चेयरमैनशिप से हटा दें ना बैरिस्टर गौहर साहब को। नहीं वो तो उनका इंटरनल मामला है सर, नहीं है बतौर चेयरमैन। तो फिर देखिए ना, हमने तो बाय द बुक जाना है, और बाय द बुक यही है कि इस पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो फिलवकत बैरिस्टर गौहर हैं। अच्छा। इस पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो इनको वेदर दे लाइक इट और नॉट, वो फिलवकत तो सलमान अकरम राजा साहब हैं, और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की वो आपके सामने थी। तो मैं नहीं समझता कि देखिए ये तमाम तर मामलात जो हैं ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। आई थिंक अबव एंड बियॉन्ड एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव या जो हमारी सियासी गुफ्तगू है उससे आगे बढ़ के इनको बिल्कुल बड़ा दिल करके आ जाना चाहिए था, उनको अटेंड करना चाहिए था जहां पाकिस्तान की सालमियत के बारे में बात हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात हो रही है, और कोई डिसीजन नहीं लिया गया। सिर्फ तमाम तर खदोखाल जो एक इन कैमरा ब्रीफिंग थी उस हवाले से बताए गए थे कि ये तमाम तर बातें हुई हैं, ये तमाम तर इंसिडेंट्स हुए हैं। इस पे जो एक कलेक्टिव यूनानिमस लाहे अमल है वो इख्तियार करना है। आई थिंक ये कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होगा तो उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखेगी। अपनी सियासी जदोजहद या सियासी वाबस्तगी या सियासी जो बयानियां हैं उससे बालातर होके मुझे इस वक्त एक ब्रेक लेनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद एक और बड़ी अहम खबर, और वो है नवाज शरीफ साहब के साहबजादे मौजूदा वजीर आजम के भतीजे और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा के भाई हसन नवाज के ऊपर जो है वो बरतानिया के अंदर जुर्माना किया गया है उनके ऊपर, और 5.2 मिलियन यानी 52 लाख पाउंड का जुर्माना उनके ऊपर किया गया है। टैक्स डिफॉल्ट का केस है। आखिर इससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा मौजूदा इस सेटअप के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनके ऊपर वैसे भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं माजी के अंदर, करप्शन के इल्ज़ामात, इवन दो उससे वो लोग बरी भी होते रहे हैं, लेकिन ये एक नई डेवलपमेंट है। इसके बारे में बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शरीफ फैमिली के हवाले से एक बड़ी खबर आज आई, और वो है हसन नवाज साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं। उनके बारे में पता लगा जनाब बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर की लिस्ट में उनका नाम जो है वो डल गया है। 52 लाख पाउंड उनको जुर्माना किया गया है, और हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड जो है वो जो टैक्स बनता था वो अदा नहीं किया, और इसकी वजह से उनके ऊपर ये जुर्माना कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये सारी तफसीलात जो हैं वो सरकारी वेबसाइट के ऊपर चाया भी कर दी गई हैं। ये क्लासरा साहब, व्हाई डज इट हैपन के हमेशा शरीफ फैमिली के इर्द गिर्द ये फाइनेंशियल मामलात के हवाले से कोई ना कोई खबर आती रहती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा साहब। जरा अब वो दोनों बच्चे जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल भी हैं, वहीं पे बिजनेस भी करते हैं, और इससे पहले भी मेरा ख्याल है इससे बड़ी बड़ी खबरें वहां से आती रही हैं, स्कैंडल्स आते रहे हैं। कोई ऐसा आज की बिग डिफरेंस ना शरीफ फैमिली को पड़ा है ना उनके फॉलोअर या सपोर्टर को पड़ता है। आपको पता है पाकिस्तान में ये हमारा माइंड सेट है कि हमारा लीडर जो है या हमारा पसंदीदा आदमी जो है वो कोई गलती नहीं कर सकता, और अगर करता भी है तो फिर हमारे पास 101 जवाब है। जो पहले भी मैंने आपको कहा कि ये मुल्क और कौम जो है, लोग हमारे वो अपनी अपनी मर्जी के लुटेरे में वो चेंज है, वो उसमें बटे हुए हैं, उनको वहां से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर एक। दूसरी चीज ये है कि इससे बड़े जो मैं कहता हूँ ऑफ शोर वाला जो मतलब उनका स्कैंडल आया था, उनके वहां पे फ्लैट्स का आया था, जिस तरह की चीजें हुई, जिस तरह के कतरी लेटर्स है, सुप्रीम कोर्ट, वो सारी चीजें हमने देखी हुई हैं। सो ये भी 1-2 दिन की बात है मेरा ख्याल है। इसके बाद ये सारी चीजें ये भी डाई डाउन हो जाएगी। पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरती है। नहीं क्लासर साहब, क्यों फर्क नहीं पड़ता सर? क्यों फर्क नहीं पड़ता? अब ये भी जरा इस पे भी रोशनी डालें, अवाम को क्यों फर्क नहीं पड़ता? मतलब ये स्कैंडल है, एक और नवाज शरीफ साहब का एक और स्कैंडल है, वो जो मर्सिडीज गाड़ी का है, तोशा खाना का, वो भी चल रहा है, लेकिन क्यों फर्क नहीं पड़ता अवाम को? सर आज मतलब आज मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में था, आपको मजे की बात बताऊं, चले अब आपने पूछ लिया ना कि फर्क क्यों नहीं पड़ता। हाँ। मैं 3-4 घंटे वहीं पे रहा। आज वहां पे 3 घंटे की मीटिंग में तोशा खाना डिस्कस हुआ है। आपने कहा ना फर्क क्यों नहीं पड़ता। वहां पे हर पार्टी का मैंने सर 29 मेंबर है, 29 मेंबर आप अंदाजा कर सकते, कोई कमेटी 29 मेंबर्स की स्क्रूटनी अकाउंटेबिलिटी कर सकती है? मतलब वहां पे मैस मचा होता है। इतनी बड़ी कमेटी बना दी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, 29 मेंबर जो है ना उस कमेटी के। वहां पे तोशा खाना कितना बड़ा स्कैंडल है सर, अब जरा जहन में रखिएगा। इमरान खान साहब को उसमें सजा हुई,
उसमें ये नवाज शरीफ साहब पे केसेस चल रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे केसेस चले, जरदारी साहब पे चले, और भी 2-4 लीडर हैं। मजाल है कि उन पार्टीज में से किसी एक बंदे ने, किसी एक ब्यूरोक्रेट ने भूल कर भी जिक्र किया हो कि इमरान खान साहब का नाम लिया हो तोशाखाना के हवाले से, किसी ने कोई मियां नवाज शरीफ साहब की गाड़ियों पे, जरदारी साहब की मर्सिडीज पे या गिलानी साहब के दीगर इश्यूज पे किसी ने जिक्र नहीं किया। रीजन, कोई एक अगर जिक्र करता तो सबको पता था हमारी लीडरशिप कहानी है। अगर हम इमरान खान का कहेंगे तो वो गाड़ी का कह देंगे, हम गाड़ी का कह देंगे वो घड़ी का कह देंगे, वो घड़ी का कहेंगे तो मर्सिडीज का कह देंगे। जब इस इतना बड़ा कंप्रोमाइज या इलीट कैप्चर हो चुका हो आपकी सोसाइटी में कि 29 लोग मेंबर हैं, वहां पे आपका एडिटर जनरल पाकिस्तान की टीम बैठी है, वहां पे आपके सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट कामरान या अफजल अली साहब जो हैं वो बैठे हुए, उनकी टीम बैठी हुई है, और किसी को मजाल है किसी ने पूछा हो एक सवाल 3 घंटे के मीटिंग में कि भाई साहब जरा इनके बारे में तो हमें बताएं, इमरान खान साहब के बारे में बता दें, नवाज शरीफ साहब क्या, गिलानी साहब, फलाने साहब जिनके केसेज हैं, ठीक। तो भाई साहब ये चीज, ये मुल्क और कौम जो है ना, हम बड़े जनरस लोग हैं, इससे बेहतर कोई सोसाइटी नहीं मिलेगी। लक्कर हजम पत्थर हजम, यहाँ बड़े बड़ी चीजें खा पी गए सर, ऐसे ऐसे तोहफे तहफ पानी, उसमें अगर उनको जुर्माना हो गया है तो वो जाने और उनकी अदालत जाने की, अदालत में वो जाए, अकील साहब अपना दिफा करें या उनको वो चैलेंज करें, दैट्स अ बिजनेस डील, व्हाटएवर जो भी उनके लॉज हैं। मैं आपको पाकिस्तान, अच्छा लास्टली जी, अभी मैंने काली खबर दी है सर अपने प्रोग्राम में, 1956 उस वक्त यहाँ पे हुसैन शहीद वर्दी साहब, सोर वर्दी साहब जो हैं, ये एक डेलीगेशन लेके गए थे चाइना 1956। वहां पे चाइनीज ने इनको महंगे तरीन गिफ्ट दिए और वापसी पे उनकी नीयत खराब होगी सरकारी डेलीगेशन की, उसमें वजीर भी होंगे, ब्यूरोक्रेट भी होंगे, यार इतने महंगे गिफ्ट हम वापस जाके तोशाखाना में जमा कैसे करवाएं। सर हांगकांग में स्टॉप लिया, रुके वहां पे, और वहां की मार्केटों से या वहां भी जो भी था वहां से नकली उन्होंने वो खरीदे ये तोहफे या उन्हीं तरह के बने हुए नकली नमूने, वो नकली नमूने ला के तोशाखाने में उन्होंने कराची में जमा करवाए और असली घर ले गए। ये 1956 का बता रहा हूं सर, उस वक्त भी ये काम हो रहे थे। उसके बाद अब किसका रोना रोए, किसको बुरा भला कहें। 1956 में 9 साल बने पाकिस्तान को हुए, डेलीगेशन चाइना जाते हैं, वो महंगे तरीन आपको गिफ्ट देते हैं, आप वापसी पे जैली किस्म के नमूने लेके जमा करवा के असली घर ले जाते हैं। नहीं सर, ये जुर्माना तो असली है ना अकील साहब, ये सर पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का भतीजा, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का बेटा, एक सिटिंग सीएम का भाई, उसको 52 लाख पाउंड का जुर्माना हुआ है। दिस इज अ ह्यूज स्कैंडल। ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है सर। ये मंसूर साहब, मैं एक तो पहले तोशाखाना पे ज़रूर बताऊं कि बिल्कुल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग आज हुई थी और उसमें 1947 से जो तमाम तर रिकॉर्ड है वो इदारों से मांगा गया है कि तोशाखाना में किसने क्या लिया, वो रिकॉर्ड सामने आएगा तो बिल्कुल वाज़े तौर पे पता चल जाएगा किसने क्या लिया और क्या मामला थे, क्या रूल्स की वायलेशन। जी, उन्होंने कहा हमारे पास आज उन्होंने कमरान अफसर साहब ने कह दिया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, देखेंगे ढूंढेंगे फला, 2002 से पीछे हमारे पास रिकॉर्ड हमें नहीं मिल रहा। ये जवाब दे दिया आज उन्होंने, मैं कमेटी में मौजूद था सर, तो वो कोई रिकॉर्ड नहीं। देखिए चेयरमैन साहब, जो मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है वो तो यही है कि 1947 से मांगे है और जो रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास मौजूद है, जाहिर बात है कि आर्काइव्स में से वही रिकॉर्ड सामने आएगा। वो बिल्कुल आना भी चाहिए और ज़रूरी भी है, क्योंकि बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, पता चलना चाहिए अवाम को भी किसने क्या लिया है, किसने क्या कीमत उसकी अदा की है, और अगर रूल्स की वायलेशन हुई है तो बिल्कुल सामने होना चाहिए। मैं मंसूर साहब, आपका जो दूसरा सवाल था, देखें अगैन विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट मैं ये ज़रूर कहूँगा, कल को क्या मेरा भाई कोई कारोबार अगर कोई कर रहा है या मेरी अगर बहन कोई कारोबार कर रही है, अगर उनको फाइन होता है तो क्या वो मेरे से जोड़ दिया जाएगा? आई डोंट थिंक इट्स फेयर कि वो मेरे साथ, मैं एज ए पब्लिक पर्सन, एज ए पॉलिटिशियन जो है वो मेरे साथ, क्योंकि मेरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना उनकी जो जिम्मेदारी है वो मेरी है या वाइस वर्सा। अब यहाँ पे ये बात जो है, जो आपने बात की कि हसन नवाज साहब की जो उनको हुआ है, उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर की थी। एक तो ये मामला तकरीबन 10 साल पुराना है, उन्होंने अपना टैक्स अदा कर दिया था, जो उनका टैक्स, उनकी जो टैक्स कंसल्टेंट थे या टैक्स एजेंट थे, उन्होंने जो कैलकुलेशन की थी, जो उनके वकील ने, वो टैक्स उन्होंने पे कर दिया था, उसके भी रिकॉर्ड मौजूद है। ओवर एंड अबव अगर HRMC ने कोई ऐसी कैलकुलेशन की है जो उनका टैक्स बनता है, जिसको वो देख रहे हैं कि जी वाकईतन ये मेरे पे टैक्स लागू नहीं होता, और इन एनी केस उन पे जो वो कारोबार ना करने के भी हवाले से कोई बैन था, जो भी मामला था, वो भी एट द एंड ऑफ द अप्रैल जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे जो टैक्स बनाया गया है, ये जुर्माना टैक्स के ऊपर आयद किया गया है, सर मेरी सुन लें, उसके ऊपर देखें वो अपना जो लीगल रिकोर्स है वो उस पर लेंगे,
उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर टैक्स जो बनता है वो, क्योंकि टैक्स पेयर भी हैं, ब्रिटिश सिटीजन भी हैं, वो बिल्कुल अपना टैक्स अदा करेंगे। जो टैक्स बनता है जो कि ऑलरेडी उनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक या उनके टैक्स कंसल्टेंट की कैलकुलेशंस के मुताबिक वो टैक्स उन्होंने अदा किया है, जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो क्या कारोबार करना कोई जुर्म है? ये मुझे बता दें कि बैरून मुल्क में जाके अगर कोई कारोबार किसी पॉलिटिशियन का फैमिली मेंबर करता है जिसका उससे कोई जाती तौर पे लेना देना नहीं है कारोबार के हवाले से, तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं समझता हूं। मुझे इजाजत दीजिएगा अकील साहब, इशू ये है, इशू ये है सर, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा। इशू ये है कि इसको बड़ा कन्वीनियंटली डिसएसोसिएट कर दिया जाता है कि नहीं वो तो बेटा है, वो एक अलग कारोबार कर रहा है, हमारा उसके साथ क्या लेना देना, ये बिल्कुल एक अलग एंटिटीज के तौर पे चलते हैं। सर मियाँ साहब जब यहाँ से लंदन जाते हैं किसके पास रहते हैं, जाके किस घर में रहते हैं, कौन उनको होस्ट करता है? हसन नवाज। वो उनके दफ्तर में रहते हैं कि नहीं रहते? तो या उन्होंने खुदा न खास्ता अभी तक आप तो नहीं किया ना, एक ही फैमिली है, आपस में इकट्ठे ही रहते हैं, सारे एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करते हैं, सारे एक साथ ही हैं। और पूरी दुनिया में अभी जो बाइडन है, मैं एग्जांपल सर एक छोटी, अभी जो बाइडन है, जो बाइडन के बेटे के ऊपर संगीन इल्जाम आए, ही हैड टू फेस द ब्रंट। उसको लोगों ने उसे चीर फाड़ के रख दिया कि जी आपका बेटा जो है वो इस किस्म की करप्शन के अंदर क्यों मुलविस है। अब वो जो बाइडन कहे जी मेरा बेटा है लेकिन मेरा उसके साथ क्या लेना देना। आपकी फैमिली के ऊपर माजी के अंदर भी करप्शन के इल्जाम लगते हैं, वाई इज इट के हर दफा इसी किस्म के इल्जाम लगते हैं? देखिए मैं इसमें गुजारिश कर देता हूं आपको। इसमें गुजारिश ये है कि कल को मैं किसी अपने रिश्तेदार के पास जाके अमेरिका या लंदन रहता हूं और उसके ऊपर अगर कोई ऐसा केस खुदा ना खास्ता होता है, तो मी बीइंग अ पब्लिक पर्सन ये नहीं हो सकता। मेरा कोई मेरी बहन है, अगर मैं वो बरतानिया में है, मैं उसके घर पे जाके रहूं और अगर उसके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे इल्जाम लगे, तो ये तो नहीं हो सकता। मतलब बहन भाइयों बच्चों की तरफ बंदा, हमारे कल्चरल वैल्यूज ये हैं कि हम रहते हैं, मेल जोल होता है, रिश्ते कायम रहते हैं, कारोबार अपने अपने होते हैं, ऑब्वियसली अर्निंग्स अपनी अपनी होती हैं। इसमें आप उसके साथ डायरेक्ट एक लिंक या एसोसिएशन कायम नहीं कर सकते। ठीक, तो यानी सर वो इसकी रीज़न ये है कि हसन नवाज का नाम जो है वो पहले इन सारे मामलात में आता रहा है, फाइनेंशियल डीलिंग्स के अंदर भी आता रहा है। वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसका मैं पहले कभी नाम ना आया हो। ये भी यू हैव टू रिमेंबर दिस। हसन नवाज का नाम जो है वो पहले पनामा के हवाले से भी जब चल रही थी सारी उसमें भी नाम आया। And this is not the first year he's doing business. I mean he's been in business for such a long time. ठीक। और आपको याद होगा कि बिल्कुल उन्होंने वो कब से बिजनेस के अंदर हैं और वो कब से बिजनेस कर रहे हैं। उनकी अगर बिजनेस डीलिंग्स हैं और उन्होंने अपनी कोई, देखें बैंक्रप्सी एक लीगल ऑप्शन होता है, यहाँ पे भी लोग करते हैं, यहाँ पे भी डिक्लेयर करते हैं। नहीं, यहाँ पे बैंक्रप्सी का सवाल है, टैक्स डिफॉल्ट का सवाल है सर। बैंक्रप्सी का सवाल नहीं हो रहा, टैक्स डिफॉल्ट का इशू है, ये टैक्स डिफॉल्ट का मसला है। नहीं, यहाँ पे भी करते हैं जी। हम कितनी दफा बसीयत वकील जो है, हमने कई कंपनीज को बैंकरप्ट भी डिक्लेयर किया होता है। ऑब्वियसली जो वाइंडिंग अप होती है कंपनीज की वो भी हम कर रहे होते हैं। ये कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक लीगल रिकोर्स है। हमायूं मोहम्मद साहब, ये क्लास्टर साहब अभी ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जनाब 29 मेंबर की कमेटी बनी हुई है, लेकिन सारे एक दूसरे के जो है वो इस तरह लगते हैं काने हैं कि एक के बारे में बात करेंगे तो अपने लीडर के बारे में भी जवाब देना पड़ेगा। तो सर ये एहतसाब होगा किस तरह, तोशा खाना के हवाले से या किसी भी करप्शन के प्लेटफॉर्म के हवाले से? देखिए सिंपल सी बात ये है, एक रूल है, वो रूल ये है तोशा खाने का, 2 चीजें अलाउड नहीं है, एक गाड़ी, दूसरा एंटीक। उसके अलावा अगर कैबिनेट डिवीजन जो अमाउंट मुकर्रर करती है, सही करती है, गलत करती है, ये कैबिनेट डिवीजन का इख्तियार है, वो जो मर्जी करे। ठीक। उसके बाद आप जब वो चीज ले लेते हैं, वो चीज आपकी हो जाती है। आप उसको बेचें ना बेचें, किसी को दे ना दे, ये आपका इख्तियार है। इसमें आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये तोहफा किसी को दे देना ये अच्छी बात नहीं है, मतलब उसके आप एथिकल वैल्यूज ला सकते हैं, उसका क्रिमिनल वैल्यू नहीं ला सकते। क्रिमिनल वैल्यू सिर्फ 2 चीजों की है जो अलाउड नहीं है, एक एंटीक, दूसरी कार। कार की बेसिस पे आपके प्रोग्राम में मरियम नवाज साहब ने कहा इसको कट करो, आप ये नहीं चलाना, आपका ही प्रोग्राम था ना सर। जी जी। BMW, उसको तो पता भी नहीं था कि BMW कौन सा, फिर आपने कहा जी आपने डिक्लेयर किया है। ये पहली बार नहीं है। नंबर 2, अमीर लोग होते हैं सर, हमारे साथ अमीर लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होता उनके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, कितनी जायदाद है, नहीं पता होता। ये मेरे और आप जैसे लोग होते हैं। You can't expect her to know कि क्या डिटेल्स है क्या नहीं है। मुझे अपने फैमिली बिजनेस में डिटेल्स नहीं पता, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, कई फैमिली बिजनेसेस में वाकईतन नहीं पता होती है सब डिटेल्स। अकील साहब, आप भी अमीर आदमी, आप गरीब नहीं, आपको पता है आपकी कितनी गाड़ियां हैं। वो कह रहे हैं नहीं पता सर, वो अकील साहब खुद कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता। इनको पता है, इनको अच्छी तरीके से पता है। देखिए जब जॉइंट फैमिली बिजनेसेस होते हैं, I also come from a joint family business, sir.
मुझे भी, मैं भी पढ़े लिखे। अच्छा, दूसरी बात, मैं भी एक जॉइंट फैमिली बिजनेस से आता हूं, उनका भी एक जॉइंट फैमिली बिजनेस है। आई कैन रिलेट टू इट बिकॉज ऑब्वियसली मुझे पता है कि हर चीज की इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं हो सकती हमें। अकील साहब एक मिनट ठहर जाए। दूसरा ये कि ये लंदन की बात कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये 2014-16 की बात है, उस वक्त से आ रहे हैं इनके ऊपर। और नंबर 3, ये काम अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, इनके वालिद साहब भी पाकिस्तान में अपनी कंपनीज के साथ ये करते थे। वो बैंक से लोन लेते थे, उसके बाद उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर करते थे। सही। ये पहली बात नहीं है, ये इनका फैमिली बिजनेस है। ये अनफॉर्चुनेटली इस दफा इनको समझ नहीं आई, ये उधर भी जाके वही काम कर रहे थे जो पाकिस्तान में कर रहे थे। और रही बात ये कि मैं और मेरी बहन अलग चीज हैं, मैं और मेरा भाई अलग चीज है। मेरा बेटा है, वो अभी 18 साल का हुआ नहीं है, वो अरबपति हो गया। वो कैसे अरबपति हो? या तो उसका कोई ऐसा बिजनेस हो जो वो हो, तो फिर तो चलो मान ले। ये कौन सा प्रोग्राम था? वो हार्ट टॉक था, टिम सेबास्टियन का था, किसमें था जिसमें इससे सवाल पूछ रहे थे कि आप यहाँ रहते हो? अच्छा, ये वही मकाम है, ये वही मकान है कि जो 1996 या 94 में इसमें वो ख्वाजा आसिफ साहब सारे जाके कहते हम यहाँ रहते, हर एक जाके वहां रहता था। ये इन्हीं के। ये देखे, आप अवाम के सामने झूठ बोल लो, अवाम बेवकूफ नहीं है। ठीक ठीक, अवाम एक एक चीज समझती है। और मेरे लिहाज से अगर मैं ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर हूं पीटीआई का, मैं कहूंगा निकालो, हर एक का निकालो। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बैरिस्टर अकील साहब, रऊफ क्लासरा साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, डिस्कशन बड़ी जबरदस्त चल रही थी। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।